Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today I am going to cover full chapter of business environment, that is ISC commerce. So I will be covering all the important points and I will be telling you कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। कॉमर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स में आपके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका ISC कॉमर्स है या आप कह सकते हैं बिजनेस स्टडीज, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप जनरली जब ये बुक पढ़ेंगे, जब मैंने बुक को स्टडी किया तो मैंने खुद फाइंड किया कि हर एक आपको कंसेप्ट का यहाँ पे एक उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है विद रिलेटेड टू इंडस्ट्री। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, ठीक है, मारुति उद्योग हो गया, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं जब आप पॉइंट्स लिखते हैं। सो दैट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर्स आर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो environment, macro environment and SWOT analysis. So these are the basic 6.6 important points which we are going to cover. अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे पहला है आपका कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको इन टॉपिक्स को एक तो डीपली स्टडी करना है और इनको बेसिकली 3-4 जितने भी आपके मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं उसके हिसाब से आपको राइट करना है फिर, ठीक है। तो सब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो सबसे पहले है कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, हर एक बिजनेस यूनिट होता है, हर एक फर्म जो है वो एक हमारा एक सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज़ करता है और हमारी जो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सोसाइटी में ही बेचता है, राइट। एक एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स इन द एसोसिएशन विद द वेरियस ग्रुप्स इन द सोसाइटी, आपको पता है। तो आप वो जो एक बिजनेस फर्म होता है वो एसोसिएट करता है बहुत सारे बिजनेस सोसाइटी के यूनिट से, ठीक है, या बहुत सारे ग्रुप से, जैसे कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, बैंक्स हो गया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अदर देन जो बैंक्स होते हैं, जैसे जो बेसिकली आप कह सकते हो जो LIC हो गया, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं अदर देन बैंक, दे विल ऑल कम अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं, ट्रेड यूनियंस, मीडिया। तो कहने का मतलब है एक जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है उसको एक अपने अलावा बहुत सारे जो है बेसिकली यूनिट्स है, ग्रुप्स है, उनके साथ उनको बेसिकली एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है, एक एसोसिएशन में आना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर, सप्लायर, ऑल दीज थिंग्स। सो ऑल दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इन वन वे और अदर। और ये जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिजनेस को एक तरीके से या दूसरे कई तरीके से, ठीक है। सो दे कॉन्ट्रीब्यूट और कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इन्हीं से क्या होता है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। आई होप आपको एनवायरनमेंट का मतलब तो पता ही होगा। जैसे हम लोग आप यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अगर आप एक हिली रीजन में रहते हैं तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, ठंडा होता है, राइट। और अगर आप एक प्लेन्स मतलब जो है लाइक राजस्थान एरियाज में रहते हैं तो उसका एनवायरनमेंट अलग होगा। तो यहाँ पे भी बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है, हर एक बिजनेस फर्म का अलग अलग एनवायरनमेंट्स होते हैं। तो वही हम एक स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है एंटरप्राइजेस को या डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई आपके जो है बेसिकली इंडिविजुअल्स द्वारा यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, तो आपको जो इजी लगता है आप उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। मतलब कहने का मतलब है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ये कहने के मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट एक एग्रीगेटिव टर्म होता है। एग्रीगेटिव टर्म मतलब कि सबको मिला के जो बेसिकली चीज बनती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक सिंगल चीज पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, या एक एग्रीगेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। तो जो भी आपके बेसिकली इंस्टीट्यूशंस है, कोई जो भी फोर्सेस हैं जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, वो हो सकता है डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस करे, इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस करे और उसकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है। तो ये सम पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आपको दे रखी है। सबसे पहली आपकी तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस। मैंने ऑलरेडी बताया था, जितने भी जो कंडीशंस है, जितने भी जो फैक्टर्स हैं एक फर्म को बेसिकली अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके
फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, उन सारी कंडीशंस को, उन सारे इन्फ्लुएंस को, इवेंट्स को, उन सारे इन्फ्लुएंसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वाज गिवन बाय कीथ डेविस। ठीक है, अगर आप ये डेफिनेशन के साथ, अगर ये आप राइटर या बेसिकली आप कह सकते हो जिसने ये डेफिनेशन दी है, अगर वो भी मेंशन करते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, बाकी ये दोनों भी पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट गो वेरी डीप इनटू दैट बिकॉज आई थिंक वन डेफिनेशन इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट दैट इज अ मेन फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले है दैट इज अ टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज़ होती है, इवन हम ही अपना एग्जांपल ले लें, हमें बेसिकली दो तरह से फोर्सेस इंपैक्ट करती हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस और एक हमारी खुद के अंदर की जो हमारी थिंकिंग है, वो हमारी जो हमारा इच्छाएं हैं, जो हमारी बेसिकली एनर्जीज हैं, वो हमारी क्या होती है, इंटरनल फोर्स होती है। ऐसे ही आपका एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उसे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स होती हैं, कुछ इंटरनल फोर्स होती हैं। तो यहाँ बात करने वाले हैं जितनी भी टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करती हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो ध्यान रखना, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जैसे आपका हो गया लेट सपोज कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, बेसिकली पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, आपकी जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को आउटसाइड इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नली इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट दैट इज अ जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। देखिए दो तरह के फोर्सेस भी होती हैं, एक होती है जर्नल फोर्स, एक होती है स्पेसिफिक फोर्स। जर्नल फोर्स होती है जैसे एक ऐसी फोर्सेस, मतलब जो जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं सबको ही इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, और कुछ एक स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, वो वेरी करती हैं बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म। ठीक है, हो सकता है कि जो ए फर्म है, लेट सपोज टाटा मोटर्स है, उसका स्पेसिफिक फोर्स कुछ और होगी, आपका जो बजाज मोटर्स है उसकी स्पेसिफिक फोर्स कुछ और होगी, लेकिन एक जर्नल फोर्स होती है जो दोनों को इंपैक्ट करेगी। ठीक है, वो हम यहाँ पे जर्नल और स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करने वाले हैं। तो जर्नल फोर्सेस आपकी कौन सी होगी, जैसे क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या सोशल कंडीशन है, क्या सोसाइटी में वुमेन्स को भी काम करने का अलाउ किया जाता है, वहां पे नहीं किया जाता, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस फर्म पे, डेफिनेटली उसका ये इंपैक्ट पड़ेगा कि वहां पे अवेलेबिलिटी ईजी हो जाएगी, अगर वहां पे वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। क्या अब बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा जो दूर दराज गाँव है जहाँ पे वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, एक बाहर आके फर्म में काम करने के लिए, इवन इफ दे आर क्वालिफाइड ऑल्सो, राइट, तो उसमें क्या होगा, उसका भी बिजनेस फर्म पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसी आपका एक पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल की वहां पे गवर्नमेंट क्या चाहती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज केरला की जो गवर्नमेंट है दैट इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो एक तरह का वो क्या बेसिकली कोशिश करती है कि जितने भी हमारी जो बड़ी कंपनीज है उसको वो हैप्पीली अलाउ नहीं करती अपने स्टेट में, इतना इजी उनको बेसिकली एक्सेस प्रोवाइड नहीं करती है। तभी आपने देखा होगा मोस्ट जो केरलाइट्स है, आपने देखा होगा वो बाहर जॉब करने आते हैं, बिकॉज इवन दे आर वेरी क्वालिफाइड, इवन दे हैव वेरी गुड क्वालिफिकेशंस, देन ऑल्सो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज केरला में इतनी नहीं है बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है दे वांट की जो एनवायरमेंट है वहाँ का जो बेसिकली फिजिकल एनवायरमेंट है उसको हार्म ना हो। ठीक है, तो ऐसा ही आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग हो सकता है स्टेट्स टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री। लीगल भी हो सकता है, कई स्टेट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा टैक्सेस तो अलग हो गया, मतलब लीगल इम्प्लीकेशंस लगा देते हैं कई कंपनीज पे, तो वहाँ पे भी आपका एक तरह का इम्पैक्ट होगा। और ये जो जर्नल है ये सबको इफेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक फर्म को ही करेगा। ठीक है, इसलिए इसे जर्नल फोर्स बोला गया है। एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इनडायरेक्टली, इसमें टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस भी क्या आती हैं कि कैसे आपको टेक्नोलॉजी, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है या आपको बहुत ही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसका इन्फ्लुएंस भी आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस में देखने को मिलता है। बट स्पेसिफिक फोर्सेस, कुछ स्पेसिफिक फोर्स होती है जैसे इन्वेस्टर्स हो गया। अब जो इन्वेस्टर्स हो गया, टाटा का अलग होगा डेफिनेटली, बजाज का अलग होगा, तो कस्टमर्स भी अलग अलग होंगे, सबके कॉम्पिटिटर्स भी अलग अलग होंगे, सप्लायर्स भी अलग अलग होंगे, वो इंडिविजुअल को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ध्यान रखना, जर्नल जो होते हैं वो थोड़ा इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं और ये आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। ऑब्वियसली बात है कि मतलब एक दूसरे से काफी इंटररिलेटेड है। अगर कोई एक सेक्टर ऊपर बढ़ता है तो उसके साथ में जो अलग सेक्टर्स हैं, अलग बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो भी ग्रो कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। बिजनेस जो स्टडीज होती है या आप कह सकते हो कॉमर्स है, आपको इसका ये कि एक मूल मंत्र है जो आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर, अब जैसे कोविड के बाद हमें हेल्थ
केयर की बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली लोगों में अवेयरनेस हो रही है। उससे क्या हो रहा है, हमारी जो फूड की डिमांड, हमारे हेल्दी फूड्स की डिमांड बढ़ रही है। हेल्थ रिसोर्ट्स आपको आजकल आ रहे हैं, राइट। बहुत सारे आजकल जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो आपको हेल्दीफाई में, आपने सुना होगा, बहुत सारी एड्स आती हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अब इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब उसको बेसिकली थिंक कर रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो एक हेल्थ के चक्कर में ये अदर अदर फैक्टर जितने भी हेल्थ से रिलेटेड है वो सारे ग्रो करेंगे। सो न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन टर्न आर चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ द पीपल। तो पहले क्या होता था, आपने देखा होगा मल्टीविटामिन की लोग इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन आज के लोग क्या है, बहुत सारी एड्स आ रही हैं मल्टीविटामिन की। पीपल आर स्टार्टेड टेकिंग नाउ सप्लीमेंट्स, ओके, टू इंप्रूव देयर हेल्थ, टू मेक देयर बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो ये वाली आप ये जो कंडीशंस होती है दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिजनेस एक बिजनेस एनवायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज सिंस दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये इट इज ऑन कीप चेंजिंग, कह सकते हैं बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इट इज डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस एंड चेंजेस इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब है इतना ईजी नहीं होता है, तभी तो एमबीए इसकी प्रॉपर एक स्टडीज कराई जाती है, उनको वेरियस एग्जाम्पल्स, वेरियस प्रैक्टिकल अप्रोच से वेरियस सर्विस उन्हें समझाया जाता है कि कैसे बेसिकली ये जो एनवायरमेंट है, अगर आप इन एनवायरमेंट को अच्छे से समझ जाते हो, इसका जो इम्प्लीकेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो डेफिनेटली आपको जो बिजनेस एनवायरमेंट है, बिजनेस अपने फर्म में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है दिस डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, इट्स नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक जगह फिक्स होता है, रेदर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंट्री ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, शिफ्ट्स इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स आर एग्जांपल्स ऑफ द एनवायरमेंट चेंजेस। तो बेसिकली आपको क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए सबसे पहला है कि जो नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो शिफ्ट इन द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर का जो बेसिकली चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। खासकर क्लोथ्स में देखेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा क्लोथ्स इंडस्ट्री में हमारे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं कि नए कॉम्पिटिटर्स आना, हमारी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होना, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल लेट सपोज आईफोन है, आईफोन आपको पता है 13 मतलब एप्पल आईफोन 12, 13, 9 जो भी बेसिकली डिफरेंट मॉडल्स अपने लाता रहता है, तो वो क्या है, डायनेमिक है, अपनी टेक्नोलॉजी में डायनेमिक है, इसलिए वो सस्टेन कर पा रहा है। अगर वो एक ही ब्रांड बहुत सालों तक सेम बेचता रहेगा तो डेफिनेटली दे विल लूज देयर मार्केट, ठीक है। तो ये आपको बिजनेस के ये ध्यान रखना है, आपको इसको आप कई लोग इसे बिजनेस को जो है साइकोलॉजिकल समझते हैं, नहीं, साइकोलॉजिकल इन द सेंस मतलब एक तरह का आप ये समझो कि साइकोलॉजी मतलब ऐसे स्टडी नहीं करना है उसको, ठीक है। आपको एक बिजनेस के तौर पे आपको दिमाग में रख के चीज़ें समझनी है, ठीक है। दैट इज अनसर्टेनिटी। एक बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अनसर्टेन होता है, हमें कब नहीं पता, हमें नहीं पता कि कब टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए, कब हमारा फैशन आउटडेट हो जाए। सो बेसिकली इट इज समवेयर रिलेटेड टू डायनामिज्म, ठीक है। इट इज़ वेरी चेंजेस फास्ट एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बेसिकली यहाँ पे वर्ड एक ध्यान ना, प्रिडिक्ट। नेक्स्ट दैट इज अ रिलेटिविटी, इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है कि डिफर करता है, चेंज करता है, रीजन टू रीजन अलग हो सकता है। केरला में हो सकता है कुछ फर्म्स ज़्यादा अच्छा करें, हो सकता है वो महाराष्ट्र में ना करें, ठीक है। हो सकता है इंडिया टू इंडिया भी डिपेंड कर सकता है, कुछ सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, लेट सपोज इंडिया में अच्छा फंक्शन करे, नेपाल में उतना अच्छा फंक्शन ना करे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। देखो फिर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। डिमांड फॉर द साड़ीज इज क्वाइट हाई इन इंडिया बट ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंस इन जापान। ऑब्वियसली बात है, जापान में आपको साड़ीज की डिमांड जो है, या आप कह सकते हो उसकी जो सप्लाई देखने को कम मिलेगी। सिमिलरली पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया इज डिफर फ्रॉम इराक, डेफिनेटली, ठीक है। इंडिया का जो पैटर्न है वो पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत अलग है आपके इराक से, ठीक है। वहाँ पे रिसेंटली अभी काफ़ी सालों से इराक जो है आईसिस के अंडर रहा है, ठीक है, आईसिस अटैक्स के अंडर रहा है, अभी रिसेंटली नाउ दे आर ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट इंपैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है दैट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कोई इसका एक सिंपल डायमेंशन नहीं है, बेसिकली यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है, बात करने वाले दो होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो कुछ माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, ऐसे ही कुछ मैक्रो यूनिट्स भी आपके होते हैं। Next, that is a mutual dependence. Different components of the business environment are interdependent. For example, economic forces affect non-economic forces. तो आपका एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, एक आपकी जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फोर्सेस जैसे प्राइस हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस पे भी आपके इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस आपके होगी, कैसे एडवर्टीजमेंट हो रही है, ऑल दीज थिंग्स। सो इकोनॉमिक फोर्सेस एंड नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
नेक्स्ट दैट इज अ डाइवर्सिटी, दे आर मल्टी फेसेटेड और द डाइवर्स इन नेचर, बहुत डाइवर्स होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कि एक पर्टिकुलर आपने एक बुक पढ़ ली किसी के बारे में, इट इज़ वेरी डाइवर्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बेसिकली, सो इट हैज़ अ वेरी वेरी मल्टी फेसेट, यू कैन से दैट नॉन कंट्रोलेबल। आप ये बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ हद तक उसको आप समझ करके उसे उसे आप इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो, लेकिन उसे पूरा लार्जली कंट्रोल करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। लाइक the factors and the forces that continues the business environment are largely beyond the control of the single business organization. The business enterprises in the open system, it is continuously interacts with its environment. It takes raw materials, labor, energy, and so on, and its environment and transform them into goods and services. Basically आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो फैक्टर्स होते हैं ये नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। इसके इट इज़ बियॉन्ड द सिंगल, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल द यूनिट्स। तो यहाँ पे एक आपको सिंपल एक बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेशनशिप देखने को मिलती है, दैट इज योर फर्स्ट आपका जो इनपुट होता है, देखिए इनपुट क्या होता है, उसको आप एक ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से आप उसे आउटपुट बनाते हैं, और जो इन्वायरमेंट होता है वही आपको इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करता है। एंड द फीडबैक यू गेट फ्रॉम बोथ, आपको इनपुट्स जो फीडबैक होती है वो ऐसा इनपुट भी होती है और ऐसा आउटपुट भी मिलती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। सो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये आपको एक बार ड्रॉ करके देख लेना है बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। तो अगर आपका लेट सपोज बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी आती है, अगर ये आप ड्रॉ कर देते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड मार्क्स। तो आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, देखिए इसमें प्रेजेंटेशन के लिए कैसे ध्यान रखना है, आपको फ्लो चार्ट यूज करने हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो बिजनेस स्टडीज में आपको ऐसे मार्क्स, आपको कॉमर्स में बेसिकली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आपको अडेप्ट करना है, अगर आपको सर्वाइव करना है लॉन्ग रन में, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझना ही होगा। दैट्स वाई कंपनी जो है हाई एमबीएस, जो आपके कॉलेजेस हैं उनके एमबीएस को क्या करती है, प्रेफर करती है, हायर करती है, ताकि उन्हें यही स्टडी होती है बेसिकली कैसे आपको अडेप्ट करना है, कैसे आपको चीज़ों को अपने फेवर में लाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड चेंजेस अकरिंग ऑन इट। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस विच know their environment and are ready to adapt the environment changes would be successful। ऑब्वियसली बात है, जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर पाएंगे वही सक्सेसफुल होंगे। अगर वो फर्म्स नहीं कर पाएंगे, अगर वो फेल कर जाएंगे, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में। तो आपने ऐसे बहुत से फर्म प्रीवियसली देखे होंगे जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। खासकर हमारी जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो दे वेंट टू द लॉ। जैसे आपकी BSNL हो गई, ठीक है। आपका देन एक एग्जांपल और बताता हूँ, एयर इंडिया, रिसेंटली एयर इंडिया को बेच दिया गया 100%, इट वाज एक्वायर्ड बाय टाटा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने टाइम के साथ चेंज नहीं किया या उनको टाइम के साथ चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आपके हैं। फॉर एग्जाम्पल सम Indian firms suffered considerably because they failed to appreciate the tightening of regulations against the government pollution। तो कई कंपनीज ने जो गवर्नमेंट पॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ने सेट किया था, ठीक है, रेगुलेशंस, उसको गवर्नमेंट उसे सक्सेसफुली नहीं लॉन्च कर पाई। सो नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस इज वेरी हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्लान्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जो है समझनी है कि आपके जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उससे भी आपको बेसिकली क्या है, जो बिजनेस प्लान है उसको इंप्लीमेंट आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है। सो बिजनेस फर्म कैन ऑब्टेन दिस नॉलेज थ्रू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट एनवायरमेंट। वेरी सिंपल, कि जब कोई एक फर्म अपना जो एनवायरमेंट है, बेसिकली बिजनेस एनवायरमेंट है, उसको स्टडी करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके थ्रेट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एंटरप्राइज कैन कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इशूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑन दिस बिजनेस ऑपरेशंस। तो कहने का मतलब है कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो हेल्प क्या करता है कि स्टडी करने के लिए क्या हमारे इवेंट्स है, ट्रेंड्स है, इश्यूज है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो बेसिकली आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडीज को, उसकी आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझने को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट दैट इज सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन इवन कम फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब कहने का मतलब है अगर आप आप एक एंटरप्राइज हैं, अगर आप अर्ली आप अपॉर्चुनिटीज को समझ जाते हैं, अगर आप मार्केट को स्टडी कर लेते हैं और आपको पता लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इस टाइप का प्रोडक्ट का
जो है एक अच्छा खासा मार्केट होने वाला है, सेल होने वाली है, ठीक है, तो उसको आप कॉम्पिटिटर को लूज किए बिना आप उसका एक अच्छा सा बेसिकली प्रॉफिट उससे कमा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना, ध्यान रखना, एग्जांपल्स के साथ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लीडर कार मार्केट में लीडर कैसे बना, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो स्मॉल कार है वो बहुत ही ज़्यादा नीड है आज की डेट में इंडिया के लिए, क्योंकि एक फैमिली कार जो है सही अच्छे रेट पे स्मॉल कार, ठीक है, तो सिंस क्योंकि जो आपके पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं इट्स इंक्रीजिंग एंड फॉर द लार्ज मिडिल क्लास, तो यहाँ पे एक स्मॉल कार की नीड हुई, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को समझा मार्केट को और उन्होंने ग्रैब किया उस अपॉर्चुनिटी को एंड दे बिकेम अ लीडर, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आजकल कार्स की बात करूं मैं तो इलेक्ट्रिकल आपने देखा होगा जो आपकी बैटरी कार्स हैं वो भी अब आप आने धीरे धीरे सारी कंपनीज उसे लॉन्च करने लग गई है। अगर कोई कंपनी इसको लॉन्च नहीं करेगी, वो सिर्फ आपका फ्यूल पे ही अगर कार बनाती रहे, तो लेट सपोज आने वाले टाइम में होगा ये होगा कि मतलब लेट सपोज अगर जो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग डिवाइसेस है वो हमारे बढ़ जाते हैं, उसका जो है बेसिकली ग्रोथ हो जाती है, तो यहाँ पे उस कंपनी को फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा जिसने अपने आप को बेसिकली शिफ्ट नहीं किया होगा। तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा। एक कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल आप समझ जाओगे। सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सर्व्स एज द अर्ली वार्निंग सिग्नल, इट मेक्स अ फर्म्स अवेयर ऑफ द इंडिपेंडिंग थ्रेट्स क्राइसिस सो दैट द फर्म्स कैन टेक टाइमली एक्शन, ठीक है, तो कि वो ये भी हेल्प करता है कि आपको अर्ली जो वार्निंग सिग्नल्स है, थ्रेट्स है, क्राइसिस है, उसको समझने में हेल्प करता है। फिर से यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, व्हेन द न्यू फर्म्स एंटर द मिड सेगमेंट कार्स थ्रेट मारुति उद्योग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्टीम्स थ्री फोल्ड। उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने अपनी जो कार है एस्टीम उसका जो है थ्री फोल्ड उसका इंक्रीज कर दिया, ताकि क्या हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और इजी अवेलेबिलिटी हो जाए। सो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इनेबल्ड द कंपनी टू मेक फास्टर डिलीवरी, ताकि डिलीवरी फास्ट हो सके ताकि लोगों को वेट ना कर पाए। ऐसा रिजल्ट द कंपनी कैप्चर द सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द मार्केट। तो आपको ऐसे ही अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझना है, ठीक है। अगर आप एमबीएस करते हैं, अपनी कंपनीज को चलाते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट दैट इज अ कंज्यूमर फोकस। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कंज्यूमर के नीड्स को समझने की कोशिश करता है। एक्सपेक्टेशन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। फिर से फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर एंड द सेवरल अदर एफएमसीजी कंपनीज है जो हैज लॉन्च द स्मॉल सैशेस ऑफ शैम्पू। एफएमसीजी कंपनीज होती हैं जो हमारे जो स्मॉल जो कंज्यूमर्स गुड्स बनाती हैं, जैसे आपका शैम्पूस हो गया, कुछ खाने पीने के सामान हो गए, ठीक है, एंड other product realizing the wishes of the customers. This move helped the firms to increase the sale। तो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को समझा, इन्होंने, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्मॉल सैशेस शैम्पू को, बड़े बड़े सैशेस जो आपको पता है वो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते या उसकी ज़्यादा इतनी नीड नहीं होती है, जो एक सिंगल पर्सन होता है वो कोशिश करता है कम रेट पे वही चीज़ मिल जाए। आजकल आपने देखा होगा जो देसी घी है, अमूल देसी घी, आपको 10 रुपीज़ का सैशे मिल जाता है, ठीक है। सो ये आपको चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट दैट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। हमें कैसी स्ट्रैटेजी होगी, हमारे कैसे प्लान्स होंगे, हमारे कैसे पॉलिसीज होंगी, ये सब आपको बेसिकली हेल्प करेगा अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी रियलाइज दैट देयर इज अ वास्ट स्कोप ऑफ ग्रोथ इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री in India. So government is keen to promote this industry because of the employment potential. With this help of knowledge, the ITC planned the new hotels in India and abroad. तो जैसे ITC को पता लगा कि अब गवर्नमेंट जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बेसिकली बूस्ट अप करने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, अपने न्यू होटल्स खोले इंडिया और अब्रॉड में, विच मेड अ रियली हाई प्रॉफिटेबल फर्म। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ कोपिंग अप विद द चेंज। ओके, सो बेसिकली अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे समझ जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको जो अगर रैपिड चेंजेस आप समझ जाते हो उस एनवायरनमेंट के, तो आपको एक सही आप पॉलिसीज बना सकते हो, प्लान्स बना सकते हो, एंड ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो लोगों के एस्पिरेशंस के एंड अदर एनवायरनमेंट फैक्टर्स थ्रू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो थ्रेट्स हैं आप उसको समझ जाते हो, अपने जो पोटेंशियल है उसे समझ जाते हो, और इससे आप इजीली जो है कोप अप विद चेंज, आप जो चेंज है उससे कोप अप कर सकते हो, ठीक है। फिर से फॉर एग्जांपल अ कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट रिक्वायर्स अ प्रॉम्प्ट decision making and power to people. So therefore business leaders are increasingly delegating authority to empower the staff and to eliminate the procedural delays. तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हो, अगर आप उसे राइट टाइम पे डिसीजन लेते हो, और अगर आप जो उसकी जो पावर्स है सही जो डेलीगेट कर पाते हो अथॉरिटी, और आप एम्पावर कर देते हो स्टाफ को, इससे क्या होगा, आपका जो प्रोसीजरल डिलेस है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट दैट इज अ पब्लिक इमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिजनेस फर्म की पब्लिक इमेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कई बार देखा होगा, कई बार जो बड़े बड़े जो आपके जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जैसे कोई भी लेट सपोज जो बड़े पिज़्ज़ा बर्गर हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े जो बेसिकली ब्रांड्स हैं, अगर उसमें कोई जैसे मरी हुई छिपकली आपने देखा होगा मिल जाती है, या हेयर्स आते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वहाँ उस पर जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो बिजनेस फर्म कैन इंप्रूव द इमेज बाय शोइंग दैट इट इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो कई बार आपने देखा होगा वहाँ पे पैकेट्स के पीछे लिखा होता है कस्टमर केयर, है ना, जितने भी आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, आपने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में आप, ताकि लोगों के आपके रिस्पॉन्स को आपको समझा जाए, उनकी नीड्स को समझा जाए, ठीक है। जैसे लीडिंग फर्म्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक एंड अदर हैव बिल्ट अ गुड इमेज। आपने देखा होगा रिलायंस की एक अच्छी इमेज है, ठीक है, ताकि उनकी जो सर्विसेज है बहुत अच्छी हैं। जो ये बैंक है, इस बैंक ने काफ़ी, इवन एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी इंक्रीज़ किया अपने आप को, ठीक है। सो बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव बिकम द सेंसिटिव टू द दिस एंड दे हैव बिकम रिस्पॉन्सिव टू द बेसिकली बिजनेस फोर्सेज। सो एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग इनेबल्स द बिजनेस फर्म्स टू रिस्पॉन्सिव टू देयर एनवायरमेंट। तो बेसिकली ये जो है एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस फर्म को समझने के लिए। नेक्स्ट दैट इज अ कंटिन्यूस लर्निंग। आपको कंटिन्यूस लर्न करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आपको ये नहीं कि अगर आपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बार समझ लिया तो बस वो 10 साल के लिए नहीं, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये चलते रहेगा। इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशन विच यू हैव टू कीप इन टच। आप उसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो विद द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंट लर्निंग मैनेजर्स कैन रिएक्ट इन द अप्रोप्रिएट मैनर, ताकि जो सही टाइम पे जो भी अथॉरिटी हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, वो उसको सही समझ जाएँ और अपने जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज़ कर पाएँ, ताकि वो सक्सेसफुल हो पाएँ, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट दैट इज अ डायमेंशन। क्या क्या इसके डायमेंशन है, तो यहाँ पे डायमेंशन आपको यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बेसिकली दो तरह के डायमेंशन होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। एक होता है आपका माइक्रो और एक आपका होता है मैक्रो, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें भी दो तरह के आपके बेसिकली डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपके डायरेक्टली बेसिकली इंपैक्ट करता है, ठीक है। इसके भी दो होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट के भी, और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वेरस जो एक मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द जनरल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल। तो बेसिकली जो मैक्रो होता है वो एक जनरल फैक्टर्स होते हैं। जनरल फैक्टर्स मतलब जो सारे बिजनेस फर्म को इम्पैक्ट करते हैं, किसी एक सिंगल बिजनेस इम्पैक्ट को सारे ही को सबको ही इम्पैक्ट करते हैं, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस हो गई। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बाहर की जो फोर्सेस है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, मैक्रो फोर्सेस हैं, और जो अंदर की जो फोर्सेस है आपकी, ये आपकी क्या है, माइक्रो हैं। जैसे आपका हो गया कॉर्पोरेट हो गया, कैसा आपका बेसिकली मिशन, क्या मिशन है आपका, क्या कल्चर है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टॉप मैनेजमेंट आपका कैसा है, ठीक है, आपका जो है बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, राइट, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्पोरेट इमेज कैसी है, कंपनी रिसोर्सेज आपको कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं। वहीं बात करें माइक्रो की, जो आपके माइक्रो यूनिट्स, मतलब माइक्रो यूनिट्स में जो दूसरे चीज़ें हैं, दैट इज़ कस्टमर्स हैं आपके कैसे हैं, मिडिलमैन कैसे हैं आपके, कॉम्पिटिटर्स, फाइनेंसर्स, सप्लायर्स, पब्लिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, माइक्रो यूनिट्स हैं, और बाकी जो है ये आपके क्या है, मैक्रो यूनिट्स हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे डायमेंशन इजीली समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो की। तो माइक्रो एनवायरनमेंट भी आपके दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस फर्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो बाहर से इंपैक्ट करते हैं किसी को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द ऑल द फैक्टर्स एक्सिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म। मतलब बिजनेस फर्म के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस फर्म को इंपैक्ट करते हैं बेसिकली, और ये दीज आर वेरी स्मॉल बेसिकली फैक्टर्स, ओके, दिस दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द माइक्रो बेसिकली फैक्टर्स। सो द इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडरेबली कंट्रोलेबल, और आप जो इंटरनल फैक्टर्स है उसे हाईली कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज द एंटरप्राइज हैज द कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी हैज़ कैन मॉडिफाई और अल्टर इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, वो अपनी जो है उसको जो अपने बेसिकली जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसे मॉडिफाई कर सकती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बेसिकली डिफाइन कर सकती है, पर्सनल फिजिकल फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग मिक्स टू सूट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल बेसिकली कंपनी कैन चेंज इजीली, और ये सारे आपके बेसिकली क्या है, आपको ध्यान रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पर्सनल फिजिकल फैसिलिटीज, marketing mix to suit the changes in the environment. However, an enterprise may not sometimes have
द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंटरनल। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक किसी टाइम पे सारे इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो। सो इंटरनल फैक्टर्स इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ्स एंड और कॉज वीकनेस। तो या तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आपको स्ट्रेंथ देगा, या तो आपकी वीकनेस भी बन सकता है। अ स्ट्रेंथ इज इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज विच इज यूज टू गेन द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो स्ट्रेंथ क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रेंथ यहाँ पे मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की, वो कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो आपकी स्ट्रेटेजिक गेन जो आपको मिलेगा, ठीक है, दैट इज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, वो आपकी स्ट्रेंथ होगा। वेरस वहीं वीकनेस होगा अगर आप कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा अच्छा कर पाता है, ज़्यादा वो अच्छे समझ पाता है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स पे अगर ज़्यादा अच्छे से उसकी कमांड है, तो वहाँ पे आपका ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मेन इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहले अब ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट कल्चर। आपका कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, वहाँ पे लोगों का काम करने का तरीका क्या है, बेसिकली वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने खुश हैं, ठीक है, क्या उनकी बिलीव्स है, क्या उनके एटीट्यूड्स हैं, क्या फाउंडर्स के एटीट्यूड है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे ट्रीट करता है, कैसे बेसिकली वो लोगों को जो वहाँ पे जो स्टाफ है उनके साथ कैसे बेसिकली रिएक्ट करता है। सो व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। तो जैसे ही मान लो कि अगर वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल होता है। द वैल्यू सिस्टम ऑफ द नारायण मूर्ति एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय दोज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मैथिकल। जैसे आपने आप कंपनीज देखी है, इन्फोसिस हो गई, सिमिलरली जो टिस्को है, वहाँ पे जो विप्रो है, टाटा स्टील है, यहाँ पे जो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। लोग मोस्टली यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहते। स्ट्रेस तो देखिए होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उन्होंने एक ऐसा कल्चर बना रखा है, ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है, वर्क कल्चर बना रखा है, ताकि क्या है वहाँ पे जो है लोग क्या है, दे आर द मेंबर्स जो है काफ़ी दे आर वेरी हैप्पी इन द सेंस, मीन्स दे आर सेटिस्फाई कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने एक एथिकल स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं कि नहीं, अगर हमें क्या करना है, अपने जो कंज्यूमर्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको वैल्यू देनी है। तो ये सब कॉर्पोरेट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर क्या क्या सिंपल से क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, क्या उनकी बिलीव्स हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, कैसे वो स्टाफ के साथ डील करते हैं, कैसे वो कंज्यूमर के साथ डील करते हैं। तो ये सारे आपके कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि उनके मिशन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द बिजनेस फिलॉसफी एंड द पर्पस ऑफ द कंपनी गाइड्स अस इट्स प्रायोरिटीज, द बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड द एनवायरमेंटल प्रोसेस। द मिशन ऑफ द लाइक फॉर एग्जांपल क्या उसके बिजनेस उनकी स्ट्रेटजीज होने वाली है, क्या उनकी फिलॉसफी है, क्या पर्पस है, बेसिकली वो आपका आएगा बिजनेस एंड आपका ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे मिशन ऑफ द धीरूभाई अंबानी टू मेक रिलायंस द बिगेस्ट ग्रुप इन द प्राइवेट सेक्टर एंड promoted to launch the world scale plants in petrochemicals and other industry। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे एक धीरू भाई अंबानी की जो रिलायंस, उनका एक क्या एम है कि उनको क्या बनना है कि बिगेस्ट ग्रुप बनना है, जो कि अभी आजकल है भी, ठीक है। अब राइट नाउ अडानी जो ग्रुप है वो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन जो है अंबानी जी को दे रहा है, ठीक है। और रैनबैक्सी का क्या है, टू बिकम द रिसर्च बेस्ड फार्मेटिकल कंपनीज, ठीक है, लाइक टू द एंटर द फॉरेन मार्केट्स। तो ये उनका बेसिकली क्या है, आप कह सकते हो उनका ऑब्जेक्टिव है, मिशन है। सिमिलरली हर कंपनी के जो है अपने अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, अलग मिशन हो सकता है कि क्या उनकी पोर्टफोलियो है, क्या उनका काम करने का जो थ्रस्ट एरिया उनका क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज टॉप लेवल स्ट्रक्चर। टॉप लेवल स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हर कंपनी से, आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि क्या बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कंपनी की, कैसे उनको वो बेसिकली मॉनिटर करते हैं, हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, ठीक है। एंड दे शुड हैव द हाईली क्वालिफाइड, उनको नॉलेज होनी चाहिए, दे शुड बी वर्किंग एज हाईली, आपको पता है कि मतलब एक क्वालिफाइड होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर स्कैम्स के, आपको पता है प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी स्कैम्स होते हैं, उनके ऊपर भी कई आपके एलिगेशंस लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक साइरस मिस्त्री जो थे, जो चेयरमैन थे टाटा मोटर्स के, ठीक है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने एक स्कैम किया है, उसको बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा था, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उनकी जो है कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई है। तो ऐसी चीज़ें से एक कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एफिशिएंट होने चाहिए। एफिशिएंट के साथ साथ दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी ऑनेस्ट एंड हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। और दूसरा जो आपका फैक्टर है वो भी आपका डिपेंड करता है कि ये देख लीजिए, साउंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइल्स फैसिलिटेट द टाइमली डिसीजन मेकिंग। तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग का कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका जो टाइमली आप डिसीजन अच्छे लेंगे, और जब टाइमली आपके डिसीजन अच्छे लेंगे तो डेफिनेटली आपका कंपनी पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट दैट इज अ शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ अ कंपनी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग, कि कैसा शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो भी कंपनी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। आपको पता है कि अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग का एक आपको बताता हूँ सिंपल सा रूल, जैसा कि आपको पता है अगर 49% है
तो आप ओनर नहीं हैं। अगर 51% है तो आप ओनर हैं। अब ऐसा नहीं है कि 49% आपके पास शेयर तो आपकी कंपनी में सुनी नहीं जाएगी। देखिए आपके भी वहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपका भी एक स्टैंड रहेगा। माना जाता है कि आप ये बोल दीजिए कि जिसका भी 25% या 25% से शेयर ऊपर होता है उसकी भी बेसिकली पावर होती है, या उसकी भी बेसिकली चीज़ों को वहाँ पे सुना जाता है, राइट। तो ये आप समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का वो भी उसके इन्फ्लुएंसिंग पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है। सो सम कंपनीज लाइक जो विप्रो है वेयर द प्रमोटर्स, जब विप्रो कंपनी में जो उसके प्रमोटर्स हैं उनके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है, ठीक है। वहीं बात करें जो टाटा स्टील है वहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनके माइनॉरिटी स्टेक है, ठीक है। तो ये सब भी जो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करता है। और अगर आपने बेसिकली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने बेसिकली अगर कुछ पैसा ले रखा है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका प्रमोटर है या आपने बेसिकली उससे लोन लिया होगा या उसके आपके शेयर्स हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके कंपनीज पे पड़ेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका, जैसे लॉर्ड स्वराज पॉल could not acquire the control over DCM and Escorts due to the support extended by the financial institutions to the promoter of these companies, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पाया था क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट दे वर सपोर्टेड बाय द प्रमोटर्स। बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसको सपोर्ट किया था, बेसिकली प्रमोटर्स को, दैट्स वाई दे कुड नॉट टेक ओवर द कंट्रोल, क्योंकि उनके पास उतना शेयर नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखा हो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी बहुत इंपैक्ट करता है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने एनडीटीवी का केस सुना होगा, है ना। एनडीटीवी का जो अप्रॉक्स 29% स्टेक बोला जा रहा है कि ठीक है, मोर देन 25% जो स्टेक है दैट इज नाउ हेल्ड बाय द अडानी ग्रुप, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर ये और खरीद लें अप टू, अगर ये और बाय 20% कर लें तो 45 से 50% अगर पहुंच जाते हैं तो एनडीटीवी ऑलमोस्ट देन यू कैन से विल लूज इट्स ओरिजिनलिटी, है ना। ताकि फिर सारे डिसीजन जो है वो अडानी फिल्टर होंगे कंपनी में, ठीक है। तो इसलिए अडानी जो है एनडीटीवी फाइट कर रही है, राइट। तो ये है आप ये भी जो है दिस कैन हैपन, ओके। जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट दैट इज अ fourth, power structure. The internal power relationship between the board of directors and the chief executive is most important factor. The extent on which top management enjoys the support of the stakeholder employees, तो कितना बेसिकली इंटरनल पावरफुल रिलेशनशिप है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव का, चेयरमैन का, शेयर होल्डर्स का, एम्प्लॉयज़ का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है डिसीजन मेकिंग और वर्किंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है कंपनी इमेज एंड ब्रांड क्वालिटी। ये तो आपको पता ही है कि कैसे उसकी जो आपकी जो इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि उनको फाइनेंस रेस करने के लिए, उनके डीलर्स और सप्लायर को चूज़ करने के लिए, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स है, एंटर न्यू फॉरेन मार्केट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है क्या उसकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, कि वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, एम्प्लॉयज़ सबसे जो मेन पार्ट मेरे अकॉर्डिंग है कि एम्प्लॉयज़, अगर कोई भी फर्म के एम्प्लॉयज़ खुश हैं, अगर उनको बेसिकली हर चीज़ में मतलब उनको सेटिस्फाई रखा जाता है, जैसे गूगल हो गया, दे गिव द वेरी हाई सैलरी, दे गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और आप देख लीजिए गूगल को कोई भी आज अभी तक कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, देख सकते हैं गूगल, क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं माइक्रो के अंडर, दैट इज फर्स्ट कस्टमर्स, ओके। कस्टमर्स हमारे क्या है, बेसिकली क्या, आप जो भी कस्टमर्स है, अगर कस्टमर्स आपके सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर्स आपके अगर आपके मतलब एक अच्छे हैं, मतलब ठीक है, मतलब कहने का मतलब है दे आर लॉयल टू यू, सो डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड इम्पैक्ट। So people who buy a firm's product and services are its customers. So business exists to create satisfy customers. A firm may have a different types of customers like individuals, household, government departments, commercial establishments, etc. ठीक है। So for example, the customers of the paper company may include school students, teachers, education institutions, business firm, and other use of stationery. So in order to be a successful कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड द मीट द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो कहने का मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं एक फर्म को टारगेट करना चाहिए कस्टमर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर क्या उनके बेसिकली नीड्स हैं, क्या बेसिकली उनके ऊपर उस सेगमेंट को फोकस करना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या हो, आपकी बेसिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, डिपेंडेबिलिटी हो, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन है उसको समझ पाएँ आप, ग्रोथ प्रोस्पेक्टर्स को आप समझ पाएँ। तो कहने का मतलब है ये सारे फर्म तभी कर पाएगा जब आप एक कस्टमर्स की नीड को समझेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी आपका क्या है, एक माइक्रो आपका एक फैक्टर है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर क्या होते हैं, बेसिकली आपको पता है वो एक तरह का जैसे मान लीजिए
टीवी फॉर एग्जांपल टीवी का ले लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे एलजी हो गया, सैमसंग, ओनिडा, वीडियोकॉन, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये भी आपको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अ कंपनी में हैव अ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं और आपका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो सिमिलर आपके प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि जो आपके ब्रांड्स हो गए एलजी, ये से और ये जो गैजेट्स हैं वो ऑलमोस्ट इनके एक जैसे होते हैं। और इनडायरेक्ट आपके जो बेसिकली कॉम्पिटिशन होता है वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सिनेमा हाउस ऑफ फेसेस इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, कैसीनो ये भी इंडायरेक्ट कंपटीशन फेस करता है। तो कुछ सेगमेंट्स आपके बिजनेस के डायरेक्ट कंपटीशन फेस करते हैं और कुछ आपके जो है इनडायरेक्ट फेस करते हैं, राइट। फिर आपके सप्लायर कैसे हैं, क्योंकि सप्लायर आपके बेसिकली रॉ मटेरियल्स अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलायबल सोर्सेस हैं, ऐसा नहीं हो रहा जब जरूरत है तो अब मिल नहीं रहा, ठीक है, और जब जरूरत नहीं है तब आपको इजीली प्रोवाइड हो रहा है। तो सप्लायर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और वो कैसी क्वालिटी है उनकी, वो क्वालिटी लेवल्स है, वो भी आपका इंपैक्ट करेगा आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंपनीज है उसके जो वेंडर्स है, सप्लायर वेंडर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे हों, ठीक है। सो सम कंपनीज लाइक मारुति उद्योग अंडरटेक अ वेंडर डेवलपमेंट टू इंश्योर, तो आप कई कंपनीज है जो वेंडर्स का डेवलपमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स लाती हैं ताकि उनको रेगुलर सप्लाई मिल पाए मटेरियल एंड पार्ट्स की, अदरवाइज देयर विल बी अ ग्रेट डिफिकल्टी, राइट। नेक्स्ट दैट इज आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स मिडलमैन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेवरल जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हेल्प द कंपनीज इन प्रमोटिंग, तो काफ़ी जो मिडलमैन होते हैं जिन्हें काफ़ी नॉलेज होती है प्रोडक्ट्स की, काफ़ी जो बेसिकली कह सकते हो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होती है, वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंपनीज को ताकि उन्हें मार्केट को ईजिली वो ग्रैब कर पाएँ, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स एंड द वेयर हाउसेस असिस्ट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो जो ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स आपको पता है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो वेयर हाउसेस हेल्प करते हैं एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो ये सब क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मार्क एडवर्टीजमेंट एजेंसी, तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, आपका एडवर्टीजमेंट एजेंसी आ जाएगी, मार्केटेशन फर्म आ जाएगा, मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज आ गई, जो सर्विस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बेसिकली आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट दैट इज फाइनेंसर्स, आपके फाइनेंसर्स कैसे हैं, जो आपको बेसिकली पैसा प्रोवाइड करते हैं। द शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड द बैंक्स प्रोवाइड, तो ये बेसिकली आपके फाइनेंसर्स होते हैं जहाँ से आपको आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं, फंड्स रेस कर सकते हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी कैनॉट रेज द फंड थ्रू शेयर इफ द फाइनेंसर्स आर नॉट रिस्क टेकिंग, अगर आप जो फाइनेंसर्स है अगर वो रिस्क टेकिंग नहीं है, वो अगर आपके शेयर एक्वायर नहीं करना चाहते, आपको लोन्स नहीं देना चाहते, सो इट विल डेफिनेटली impact you in the negative form, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज पब्लिक्स here means include all the groups which have actual or the potential interest in the company who influence the company's ability to achieve the objective, बेसिकली इसमें ये सब लोग आ जाते हैं, इसमें मीडिया आ जाती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, लोकल कम्युनिटी आ जाती है, जो बेसिकली आपके कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द आपका पब्लिक्स। तो उसको ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए जरूरत नहीं, आई थिंक दैट से यहाँ तक आपका इनफ है। फॉर एग्जांपल जो मीडिया ग्रुप्स है कैन बी यूज टू डिसमिनेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो अगर मीडिया ग्रुप आपको एक अच्छे अब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज एज अ टूल टू बेसिकली टेल द बेनिफिट बताने के लिए लोगों को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप बेसिकली आप हेल्प कर सकते हैं, आपके जो पब्लिक्स होते हैं ये सारे फैक्टर्स, मीडिया हो गया, एनजीओस हो गया, एनजीओस हेल्प कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने में। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं दैट हेल्प्स द कंपनी टू प्रॉस्पर। नेक्स्ट आपका दैट इज अ मैक्रो एनवायरनमेंट, ओके, मैक्रो एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट, सो मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द जर्नल, मैंने बोला था जर्नल एनवायरनमेंट। जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता था कि वो होता था कि आपका डायरेक्ट वो इंपैक्ट करता था, ये क्या होता है आपका मोस्टली वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता था। लेकिन ये जो आपका बेसिकली जो आप कह सकते हो मैक्रो एनवायरनमेंट है, ये जर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। मतलब ये हर एक बिजनेस फर्म को इंपैक्ट करता है। अब हो सकता है किसी को ज़्यादा करे, किसी को कम करे, लेकिन ये ओवरऑल इंपैक्ट डालता है। सो कंपनी does not directly or regularly interact with the macro environment, therefore the macro environment is also known as indirect action environment। ध्यान रखना कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट को हम indirect action environment बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली माना जाता है कि डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो द मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस आर लेस कंट्रोलेबल, ध्यान रखना, एक तो ये लेस कंट्रोलेबल होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटीरियल्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन, द प्रोडक्शन ऑफ सच मटीरियल विद द कंट्री में बिकम नेसेसरी। कहने का मतलब है कि मान लो अगर आपके जो रुपया है वो गिरता जा रहा है और आप जो है रॉ मटीरियल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो आपको ऑब्वियसली बात है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका प्रोडक्शन करना, उन रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करना इंडिया में नेसेसरी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सटर्नल आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो एक मैक्रो आपका एनवायरनमेंट है। और बिकॉज सिंस दिस आर नॉट डायरेक्ट कंट्रोलेबल, या आप कह सकते हो ये इनडायरेक्ट एक्शन है या लेस कंट्रोलेबल है अदर देन द माइक्रो फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट दैट इज योर आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। आपका मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में आपका आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली कॉम्पोनेंट्स हैं आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के, यहाँ पे मैक्रो आएगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर द मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ठीक है, जो मैक्रो एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या इकोनॉमिक होते हैं, क्या सोशल होते हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल होते हैं। वैसे बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सारे हो गए जो मनी से रिलेटेड, बेसिकली आपका जो वेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्राइस हो गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, कैसा कैपिटल प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स आपके सोशल आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे। फिर सोशल एनवायरनमेंट में वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, क्या वुमेन्स को वहाँ पे अलाउ किया जाता है काम करने के लिए, अगर किया जाता तो अवेलेबिलिटी ऑफ द आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा होगा। अगर वहाँ दंगे हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो कल्चर है काम करने का वो ठीक नहीं होगा, वहाँ पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अगर टेक्नोलॉजिकल अच्छी, अगर टेक्नोलॉजिकल आपको इजीली एक्सेस मिल रहा है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होगा। पॉलिटिकल मान लो कि वहाँ पे गवर्नमेंट आपको कितना अलाउ कर रही है, कितना टैक्सेशन में आपको हेल्प कर रही है, तो ऑल दिस फैक्टर्स कम अंडर द पॉलिटिकल। और वहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ का जो बेसिकली किसी स्टेट या कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वहाँ के लॉज क्या कहते हैं, वो सब भी आपके इंपैक्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिकली कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैक्रो, यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वेरी सिंपल, ये होता है सारे फैक्टर्स होते हैं दैट आर मीन्स ऑफ, जितना भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है आपके जो मनी से रिलेटेड है वो सारे आपके बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएंगे। अब इसमें बहुत सारे आपके दे रखे हैं, आप कुछ ही याद कर सकते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, फिजिकल पॉलिसी, हमारा ट्रेड की पॉलिसी कैसी है, मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है डिफरेंट सेक्टर में, क्या एग्रीकल्चर ज़्यादा है या इंडस्ट्री ज़्यादा है या सर्विस ज़्यादा है, बेसिकली तीनों में क्या बैलेंस है, कैसा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, कैसा नेशनल आउटपुट है, ठीक है, कैसी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, क्या प्राइस मैकेनिज्म है, क्या हमारी प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ये सारे आपके जो इश्यूज आ जाएंगे, क्या हमारी कैसी पेस है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के, बेसिकली इकोनॉमी से जो रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं और ऑलमोस्ट सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बताया था कि हमारी जो सोसाइटी कैसी है, हमारी जो कल्चर और सोशल फोर्सेस हमारी कैसी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एज क्या आ गया, एज कॉम्पोजिशन क्या चल रही है, फीमेल मेल रेशियो क्या है, रूरल अर्बन लोगों का क्या है, बेसिकली आप मोर ऑफ डेमोग्राफी आप कह सकते हैं, जो लोग कैसे हैं वहाँ के लोग काम, बेसिकली आप कह सकते हो वहाँ की जो वर्क फोर्स वो कैसी है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, क्या वहाँ के कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशन है, क्या रिचुअल्स हैं। अगर वहाँ के रिचुअल्स हैं कि नहीं हमें जो है कोई मान लो कई जो रिचुअल्स ऐसे होते हैं, कल्चर ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को अपना भगवान ही समझते हैं, तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे, जो कंपनीज है उसको सेट नहीं करने देंगे, है ना। तो वहाँ पे डिपेंड करता है उनके क्या कल्चर्स हैं, क्या उनके फैमिली स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है उनके मॉरल एथिकल वैल्यूज जो होती हैं लोगों की, सोसाइटल वैल्यूज होती है, कल्चरल वैल्यूज होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्या वहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो है, क्या मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या मेल्स को ज़्यादा अलाउ किया जाता है फैमिली से काम करने के लिए, फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो ऑल दैट फैक्टर्स कम अंडर द सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट। सो ध्यान रखना, सोशल एंड द कल्चर हैज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस पॉपुलेशन एंड इनकम लेवल्स। आप ध्यान रखना, ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ लेड टू अ ग्रेटर डिमांड फॉर द न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज इक्विपमेंट। तो अगर वहाँ लोगों में बेसिकली अगर वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस हो रही है तो वहाँ पे आपके जो एक्सरसाइज है, जिमिंग है, स्लिमिंग सेंटर है, ये सब आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो कंजप्शन पैटर्न्स, ड्रेसिंग, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड डिफरेंट। तो आप वहाँ के लाइफ स्टाइल क्या है, वहाँ के कपड़े कैसे पहनते हैं, ऑब्वियसली बात है ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। उस हिसाब से आपकी चीज़ें बनेंगी, उस हिसाब से डिज़ाइन किए जाएंगे, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगे, सब कुछ उस हिसाब से होगा। फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस अरेंजमेंट कैसे हैं, हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी मिल रही है, क्या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी बहुत पीछे है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे जापान की आप कहते हैं, जापान में आप क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा हाई है, इवन वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कितनी आपकी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो आपके बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस पे डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे लोगों में कितना इनोवेशन है, वहाँ की लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, स्किल्ड नॉलेज कितनी है, ठीक है, वहाँ की एजुकेशन कैसी है, क्या वहाँ की एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल है, बस डिग्रियाँ दे रहे हैं, क्या वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज है लोगों को, नहीं है। दूसरी बात है क्या बेसिकली वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्या है, आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि क्या बेसिकली उनकी नेचर है, क्या आइडियोलॉजी है, वहाँ की क्या डेमोक्रेटिक है, क्या पॉलिटिक्स सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या सोचती है। तो अगर मैं ऑलरेडी बता दिया था, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत टाइट है, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे बाहर की कंपनीज को मान लो अलाउ ना करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है बाहर की कंपनीज आ नहीं पाएंगी, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी खराब होंगी। अगर किसी की कंपनी की जो फॉरेन पॉलिसी बहुत ईजी है, मतलब वहाँ पे आराम से बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो उसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है हमारे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हैं, हमारे अगर सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि फिर एक कंपनी को लगेगा नहीं यार कि यहाँ पे सेंटर के अलग रूल्स हैं, स्टेट के अलग रूल्स हैं, वो तो इन्हीं में फंस जाएंगे, तो उनका पैसा जो है खराब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो कोका कोला एक एंड IBM वर फोर्स टू लीव इंडिया टू द स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 1970, इनको यहाँ से भगा दिया गया था क्योंकि 1977 और 1980 में आपको पता है कि जो सिर्फ सरकारी कंपनी से ज़्यादा 1991 से पहले जो है गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही महत्व दिया जाता था। जो बाहर की कंपनीज हैं अगर ये थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस करने लगती थी तो उनको भगा दिया जाता था, क्योंकि सरकार को ये डर था कहीं जैसे अंग्रेजों की तरह जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कंपनी हमारे सेट करके मार्केट पूरा मतलब पॉलिटिक्स को अपने अंडर कर लिया था, ताकि वैसा ना करें। लेकिन 1991 के बाद, ठीक है, जो हमारी LPG पॉलिसीज थी, आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसके बाद आपका काफ़ी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका लीगल आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं लोगों की, क्या बेसिकली लेबर लॉस है वहाँ के, कितना फ्लेक्सिबल हैं, कितने आप अडेप्ट कर पाते हो, क्या वहाँ का जुडिशल सिस्टम है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, लीगल आपके एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो एलिमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल। हियर यू कैन गेट द इजीली पॉइंट, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, तो ये बहुत ईजी है क्योंकि आपको आप जो आंसर से ट्राई टू गिव विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल आप में एग्जाम्पल है, मान लो एक ओपेक है, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग है उनकी एक वो है बेसिकली, आप कह सकते हो एक ग्रुप है। फिर एक प्राइवेट आप जो है गल्फ़ कंट्रीज़ के कैसे रिलेशन है, तो अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो ऑयल हमें ईजी प्रोवाइड होगा। हमारे रिलेशन कैसे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, और हमारे इंटरनल रिलेशन कैसे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे हैं, लोकल गवर्नमेंट के कैसे हैं, अब जैसे सोसाइटी के हैं, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई प्राइसेस एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम, अगर लोगों को हाई प्राइसेस और पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट को उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये बहुत ही ईजी टर्म्स में आपको चीज़ें दे रखी हैं, आपको इनको पढ़ लेना है। दैट लास्ट टॉपिक दैट इज अ स्वॉट एनालिसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्पेसिकली इसमें है क्या, SWOT, तो S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, मतलब कहने का मतलब है कि ये डायग्नोस है, ये बेसिकली क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि इन्वायरमेंट को डायग्नोस करने के लिए। आपने सब कुछ स्टडी कर लिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, वेरी सिंपल, एक टेक्निक होती है, हमारी फेवरेट टेक्निक है, इसमें एक सबसे पहली टेक्निक है दैट इज SWOT एनालिसिस, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को आप कैसे स्टडी कर सकते हो, उसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हो। तो एक आपको बेसिकली एक टेक्निक है दैट इज SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले दैट इज स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या का आपको बेसिकली फ़ायदा हो सकता है, और क्या क्या आपके थ्रेट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी दो तरह के आपके फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आएगा कि कंपनी के अंदर की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा इसके अंदर स्वॉट में, दैट इज अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी आपको बाहर से मिलेगी, थ्रेट भी आपको बाहर से मिलेंगे। तो ये आपका वेरी वेरी सिंपल है, मॉडल है, इसको आप याद से रखिएगा। क्लियर हो गया, आई होप इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे क्या स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, क्या मतलब उसके अंदर के फैक्टर्स में क्या बेसिकली ऐसे चीज़ें हैं जो एक बेसिकली कैपेबिलिटी है कंपनी की, ताकि वो उन्हें क्या मिल जाए, एक स्ट्रेटेजिक गेन मिल जाए, ठीक है। और उसकी ऐसी क्या उसकी वीकनेस है, अ वीकनेस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द कंपनी विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो क्या उनकी अंदर की ऐसी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कॉन्स्टेंट है, क्या वहाँ के वर्कर्स अच्छे हैं नहीं है, ठीक है, क्या अगर वर्कर अच्छे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर वर्कर अच्छे नहीं है तो उनकी वीकनेस है।
ऐसी आपके अपॉर्चुनिटीज़ कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेड्स में आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ जाते हैं, अगर ईजी आप समझ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो उन्होंने किसकी स्ट्रेंथ देखी, क्या क्या स्ट्रेंथ है। एक तो ब्रांड ये बहुत तगड़ा ब्रांड है, तो वो एक आपकी स्ट्रेंथ है। एक कंज्यूमर अंडरस्टैंड करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन आराम से कर सकते हो आप, हाई क्वालिटी मैन पावर है, मतलब लोगों की मतलब यहाँ पे क्वालिफाइड है। फिर है आपकी नेक्स्ट इज वीकनेस। यहाँ पे वीकनेस क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। जो इनपुट्स हैं वो बहुत क्या है आपके हाई हैं। लिमिटेड सक्सेस इन चेंजिंग द हैबिट्स ऑफ द पीपल, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, यहाँ पे इसके जो वीकनेस है, जो सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपके अनवाइडली जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, डिस्पर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, मतलब इधर उधर हैं, उनमें काफ़ी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो इनपुट्स हैं उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये इसकी वीकनेस है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, रूरल एरियाज़ में ग्रो कर सकता है, ठीक है। कंजप्शन डेप्थ इसकी बहुत डीप है, ठीक है। मॉडर्न ट्रेड अगर इफेक्टिवली किया जाए तो आप ज़्यादा इसे आप स्केल कर सकते हैं। ग्रोइंग कंजप्शन आउट ऑफ होम कैटेगरीज है, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे ये इंक्रीज़ कर सकता है अपना। थ्रेड्स हैं, ऑब्वियसली बात है, थ्रेड सबसे बड़ा इसको पतंजलि आयुर्वेदा से, क्योंकि लोग थोड़ा इसे आयुर्वेद से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और ये लो प्राइस्ड है, ठीक है। तो ये है दूसरी बात, इसकी कॉम्पिटिटर है। स्परियस काउंटरफिट प्रोडक्ट्स इन द रूरल एरिया, और भी जो दूसरे जो इनके जो काउंटरफिट हैं, जो कॉम्पिटिटर्स है रूरल एरियाज में वर्क कर रहे हैं। चेंजेस इन द फिजिकल बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल प्राइसेस इन द ऑयल्स, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और ये फिजिकल बेनिफिट्स का मतलब है कि जो सरकार के आपके जो बेनिफिट है उसके डिपेंड, कि वहाँ के जो गवर्नमेंट इशूज़, गवर्नमेंट कितना उनको अलाउ कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कितना उनको बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो ये सारे आप बेसिकली थ्रेड्स हैं। अगर गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है बेसिकली अगर वहाँ पे उनके फेवर में नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ऑल दोज थिंग विच इज़ रिलेटेड टू अथॉरिटी विच कम्स अंडर द फिजिकल बेनिफिट्स। सो ये आपके कुछ एक आपका स्वॉट एनालिसिस हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, आप किसी कंपनी का आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, आप स्टडी कर सकते हैं बेसिकली। तो ये आपका फुल चैप्टर हो गया, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।